So I think only one student is there. Jai Shri Krishna, sir. Radhe Radhe, ma'am. Good evening. Radhe Radhe. Okay. So हम कंटिन्यू करते हैं. It's already 5:11. Okay. So today we will start assimilation of food in the body. Assimilation means absorb होना. जो हमने खाना खाया है जब डाइजेस्ट हो जाता है मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लायक तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं. ओके. We learn about all the nutrients that the body needs, what we eat because flesh and blood becomes flesh and blood. Okay, जो भी खाते हैं अल्टीमेटली हमारी बॉडी फॉर्मेशन होती है. हमारी बॉडी किससे बनी है? फ्लेश से बनी है, ब्लड से बनी है, बोन से बनी है. अल्टीमेटली इसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. The process by which the nature of food is changed in the body is called digestion. The digestive system tract is nature's ingenious way to extracting nutrients from the food we eat. जो हम फूड खाते हैं उससे बॉडी कैपेबल होती है कि उससे जो भी न्यूट्रिशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाती है. ओके. प्लांट क्या करते हैं? वो खुद से बनाते हैं सनलाइट एब्जॉर्ब करके. हमारी बॉडी जो वो फूड बनाते हैं प्लांट्स उसको हम खाते हैं और उससे फिर हम जो भी न्यूट्रिएंट उसने बनाए हैं उसको हम सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं. ओके. So the digestive tract is selective. It breaks down the materials that are nutritious for the body into particles that we can assimilate. इतने छोटे ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं कि हमारी बॉडी उसको एसिमिलेट कर पाती है. Those particles that are left indigested, जो भी बचा हुआ रह गया जिसको बॉडी एसिमिलेट नहीं कर पाई, ओके, उसको बॉडी क्या कर देगी? एक्सक्रीट कर देगी. इनडाइजेस्टेड चीजों को एक्सक्रीट कर देगी. कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं जो बॉडी के यूज के लायक होती है. बॉडी का जो गट है वो अनहेल्दी होता है जब, तो फिर अच्छी चीजें भी एक्सक्रीट हो जाती हैं. तो इसीलिए गट हेल्थ के बारे में हम बहुत बात करते हैं और गट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है ताकि उसके जो वेलाइज हैं वो अच्छे से सारी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके. The body needs energy to perform its various activities. Protein to replace the cell it has lots and to grow. Lost and to grow like बहुत सारे सेल क्या होते हैं नए बनते हैं, बहुत सारे टूटते हैं, लाइक वेयर एंड टियर होता है. तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं. वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स फॉर बोन एंड ब्लड फॉर्मेशन एंड फॉर द बॉडी टू वर्क efficiently and smoothly. The digestive system, this is a main important part of the body. जो भी हम खाते हैं उससे वो रिलेटेड है. वही सारी
सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। अगर खराब खाएंगे तो खराब चीजें एब्जॉर्ब करेगा, अच्छा खाएंगे तो अच्छी चीजें एब्जॉर्ब करेगा, और सारी बॉडी जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं, अदर सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, उनको अफेक्ट करता है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब है तो बाकी बॉडी पार्ट में भी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। When the body requires food, it signals us to eat. Okay? जब भूख लगती है तो वो एक सिग्नल है कि खा लो खाना, ठीक है? This signal is hunger. The moment we eat something, the digestive journey starts. तो फर्स्ट इंडिकेटर हुआ कि भूख लगी है, ठीक है? HCl सिक्रीट हो रहा है पेट में, कुछ नहीं खाने को, भूख लग रही है, फील आएगा। फिर हमने खाना खाया तो क्या हुआ? फर्स्ट हमने खाना डाला, ओके, तो फिर क्या होगा? हम उसको स्वेलो करेंगे। स्वेलो करेंगे किसकी हेल्प से? मुंह में सलाइवा क्रिएट होगा। जैसे ही हम खाते हैं उसको निगल तो नहीं जाते, हम उसको च्यू करते हैं टीथ की हेल्प से, टंग की हेल्प से। ओके, टंग क्या करता है? उसको टर्न करता है, ओके, खाने को, ताकि उसमें सारे तरफ सलाइवा मिक्स हो जाए। तो टंग ट्विस्ट करता है उसको, खाने को, और फूड उसको च्यू करता है, लाइक ग्राइंड करता है कह सकते हैं, और उसमें सलाइवा सिक्रीट हो रहा था उस टाइम माउथ में, और उसमें सलाइवा मिक्स होता है, एंड सलाइवा वहां पे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फूड स्लाइड्स across the gullet or esophagus passage. तो फिर जब हमने उसको च्यू कर लिया, नेक्स्ट क्या होगा? हम उसको इसोफेगस में पास करेंगे। इसोफेगस इज अ ट्रैक जिससे खाना जाता है स्टमक तक। तो हमारा नेक से लाइक आफ्टर माउथ स्टार्ट होता है इसोफेगस एंड कनेक्ट होता है स्टमक तक। तो खाने का एक पैसेज है कह सकते हैं, इसमें कोई भी अदर डाइजेशन जूसेस कुछ नहीं निकलता है, ये जस्ट एक पाइप की तरह है, पैसेज है। अदर एंट्रेंस टू आवर लंग्स, यस, जो हम सांस भी लेते हैं तो ये इसी ट्रैकिया के हेल्प से ही सांस लंग्स तक जाती है। तो एक बार यहाँ से कॉमन होता है, उसके बाद ट्रैकिया अलग हो जाता है एंड इसोफेगस अलग हो जाता है। इसोफेगस से खाना जाता है और ट्रैकिया से लंग्स में एयर जाती है। ओके, whenever we swallow, the body automatically closes off all air passages. ठीक है, यहाँ से कॉमन डक्ट है, कॉमन रास्ता है गले में, उसके बाद दो पैसेज डिवाइड हो जाते हैं आगे और पीछे। ओके, फूड पाइप और आगे हो जाता है ट्रैकिया, ठीक है? ट्रैकिया में ही लैरिंग्स भी होता है जो वॉइस बॉक्स होता है। तो जैसे ही खाना हम नीचे स्वेल करते हैं तो क्या होता है कि पीछे का एक बीच में लोब जैसा होता है जो क्लोज हो जाता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है और खाना चला जाता है इसोफेगस में। ओके, ये अगर पेशेंट कोमा में है तो उस केस में नहीं होगा, ये सिर्फ जो कॉन्शियस है सिर्फ उनके केस में ऐसा होता है। तो इसीलिए कोमा पेशेंट को कभी भी मुंह से नहीं खाने देते हैं, या फिर जो कोमा पेशेंट के से ऊपर मान लीजिए तो जो थोड़ा न्यूरोलॉजिकली वीक हैं, जो फंक्शन नहीं कर पाते, चबा नहीं सकते, तो उनको माउथ से अवॉइड करते हैं देना। लाइक मुंह से खाना भी जाता है ना, लिक्विड वगैरह दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते क्योंकि उसका खाना जो है वो लंग्स में जाने का चांसेस हो जाता है। सो ये एक स्टिमुलाई की तरह काम करता है यहाँ पे नेक में, सो दैट वी डू नॉट चोक। तो क्योंकि हम कॉन्शियस हैं तो इसीलिए हम चोक नहीं होते, वहां पे फ्लैप बंद हो जाता है और खाना जाता है इसोफेगस में। इसीलिए एक और चीज है, सोए हुए बच्चे को कभी भी खाना नहीं देना चाहिए, उसको हमेशा थोड़ा होश में लाके, थोड़ा जगा के, थोड़ा अपराइट करके, बिठा के ही खाना देना चाहिए। When we chew food, we break it up into small particles with our teeth. From the mouth, the food goes into the stomach, where it stays for a few hours. Okay, the stomach breaks the food into
still smaller particles mixing at the same time with acid and enzyme pepsin. तो वहां पे क्या रिलीज हुआ स्टमक में? enzymes, okay, and HCl, which chemically alters the protein into food. फिर जो उसमें प्रोटीन आया था उसमें चेंजेस करेगा और फिर उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा. फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द इंटेस्टाइन. उसके बाद स्टमक के बाद फूड कहाँ चला जाता है? नेक्स्ट इंटेस्टाइन में. जो नेक्स्ट आप देखते होंगे पिक्चर में एक पाइप सा होता है, उसके बाद फिर एक स्क्वायर जैसा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाते हैं, लेकिन जो स्टमक एंड होता है वहीं से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उसको डिओडेनम बोलते हैं. We have a small intestine and large intestine. तो जो डिओडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है. ओके, the small intestine is actually not small at all. It is actually 20 feet coiled tube within the abdomen. ओके, या फिर हम कहें तो 9 मीटर होता है पूरा माउथ से लेकर एनस तक. अगर उसको पूरा सीधा कर दिया जाए तो दैट इज 9 मीटर्स. ओके, या फिर 20 फीट. यहाँ पे सिर्फ आपका इंटेस्टाइन की बात हो रही है, वो भी सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की. ओके, अगर पूरा यहाँ से जो एलिमेंट्री कैनाल जो बोलते हैं पूरा रास्ता ऊपर से एंड तक, तो वो 9 मीटर होता है. From here, food enters the large intestine. In the colon, the body withdraws water, okay, leaving behind semi-solid water waste. The waste is held back here because of the strong muscles of the rectum. It would be inconvenient to and embarrassing if one had excrete continuously, right? हमेशा तो पॉटी नहीं कर सकता कोई, स्टूल पास नहीं कर सकता, काम कैसे करेंगे? तो इसीलिए इस तरह से नेचर ने बनाया है कि वो एक बार जाके स्टोर हो जाता है. उसके बाद जब वहां पे एक मसल है एंड में जो कि उसको कंट्रोल करके रखती है, स्टोरेज जहाँ पे होता है, और जब हमें फील होता है डिफीट करने का तो वो हमारे कंट्रोल में रहता है. When the body chooses to defeat, हम चूज करते हैं हमें करना है कि नहीं, right? The muscle is relaxed and the waste material is voided. मतलब उसको हम अपनी इच्छा से वेस्ट को निकाल सकते हैं अगर मसल को रिलैक्स करेंगे तो. The path that food follows in the body is like this. तो यहाँ पे देखिए मेंशन है, सबसे पहले माउथ, खाना माउथ में गया, उसके बाद गलट मीन्स ईसोफेगस. ईसोफेगस इज अ साइंटिफिक टर्म. एपिग्लोटिस इज अ साइंटिफिक टर्म माउथ की जगह. देन गया स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम में. Okay, so for food to pass smoothly through the system, it must be mixed with water. अभी रेक्टम में जाने के लिए सॉलिड जैसा हम स्टूल पास करते हैं वैसा थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो पहले सेमी सॉलिड रहता है, काफी सेमी सॉलिड. जैसा आप कभी देखा होगा किसी को लूज मोशन जब होता है तो बिल्कुल सेमी सॉलिड होता है, तो वैसा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तब उसका जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होता है, उसके बाद उसका फॉर्मेशन सॉलिड बनता है. For digestive enzyme to work on food, it should be finely divided and suspended in water so that every particle is accessible to the enzyme. वो watery form में क्यों रहता है small intestine में? Because उसमें से पिक करना जो बॉडी को चाहिए, absorption करना easy रहे. Okay. One digestion is complete and all the essential nutrients are absorbed.
तो सारे एसेंशियल जितना अच्छा लिक्विड ही होगा उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना इजी होगा, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए गट को हेल्दी रखना जरूरी है। गट को हेल्दी रखने के लिए जो भी स्टिकी फूड होते हैं जैसे मैदा, नूडल्स, ये सब अवॉइड करना है। द रेसिड्यू विच मीन्स इज एक्सक्रीटेड. It would be wasteful and convenient to excrete large amount of water with this residue. So your body withdraws some water. तो उसके बाद बॉडी मैंने बताया आपको कि वापस रीअब्सॉर्ब करता है वाटर, लीविंग द सेमी सॉलिड मास. उसके बाद वो सेमी सॉलिड हो जाता है, जस्ट स्मूथ इनफ टू इजी टू पास. This shows that food is altered physically in the digestive tract. इस तरह से चेंजेस होते हैं. दिस इज हेल्दी कंडीशन. लेकिन अगर किसी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इम्पेयर्ड है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा. The enzymes of digestive tract break down or digest carbohydrates, protein, fat into smaller units. This is chemical alteration of food. तो यहाँ पे चेंजेस होता है, केमिकली चेंजेस होता है. सारा जो भी हमने न्यूट्रिएंट खाया है फूड के साथ, उसमें एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट होता है एंड उसका एब्जॉर्प्शन होता है. Okay. The body needs many nutrients which is absorbed from food through the digestive tract. The digestive tract digests only carbohydrate, fat and proteins. Yes, हमने minerals and vitamins भी पढ़ा है पहले. ये भी nutrient होता है, फाइबर भी होता है, लेकिन फाइबर डाइजेस्ट नहीं हो सकता एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स को डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. वो वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है. तो फाइबर जो है वो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो एनिमल्स कर पाते हैं, ठीक है. Proteins and food we eat contain many other substances like vitamin and minerals, preservatives, colors, etc. Okay. Certain glands in the body कंट्रीब्यूट द डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम. बहुत सारे ग्लैंड है, यहीं से जैसे स्टार्ट हो जाता है सलाइवा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है थायराइड. तो बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो जूसेस देते हैं ब्लड में, कुछ डायरेक्टली फूड में, जिसकी वजह से खाना जो है जो न्यूट्रिएंट है उसके वो अल्टर होते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्प्शन के लायक बन जाते हैं. These are the salivary gland, digestive, gastric glands, and liver, and the pancreas. The enzyme from these glands break down proteins, fats, and carbohydrates. तो इन तीनों को भी ब्रेक डाउन करने की जरूरत है. मिनरल्स एंड विटामिन्स को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होती है. Physical alteration of food, we chew or masticate food and grind it. Chew food helps to increase the surface of area of food. अभी उसको छोटा टुकड़ा में कर दिया तो फिर उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना. छोटे मॉलिक्यूल में अब चारों तरफ से एरिया मिल गया. वही बड़ा टुकड़ा था तो उसका कुछ ही सरफेस ओपन था, अभी छोटा छोटा कर दिया, सब में ओपन हो गया उसका एरियाज, राइट. तो क्या हो जाएगा, हम ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे. तो इसीलिए खाना को चबाना इतना इम्पोर्टेंट होता है. बच्चों को बोला जाता है अच्छे से चबा के खाओ. तो क्यों? बिकॉज जो न्यूट्रिएंट है वो जो हम खा रहे हैं, हम इतनी मेहनत से बनाते हैं सोच के कि ये उसको ये हेल्थ देगा, ये हेल्थ बेनिफिट मिलेगा. तो अगर बच्चा उसको चबाएगा ही नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका 80% वेस्ट चला जाएगा. तो क्यों चबाते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड, ताकि उसका न्यूट्रिशन ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए.
Number 2, breaks the cell wall of cells, release the nutrient. ये भी रीजन है क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उसके सेल्स में सेल वॉल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है सारे न्यूट्रिएंट को, उसकी प्रॉपर्टीज को। तो जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम उसको न्यूट्रिएंट को यूज नहीं कर पाएंगे। इन द माउथ, जैसे एक एग्जांपल दूं, फ्लैक्स सीड्स आई ऑलवेज रिकमेंड कि उसको पाउडर करके, रोस्ट करके पाउडर करके खाया जाए। अगर सीड्स ऐसे खाएंगे तो हम उतने अच्छे से उसको चबा नहीं सकते, राइट, बहुत स्लिपरी होता है। तो फिर उसका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बेस्ट पार्ट क्या है, आप उसको पाउडर के फॉर्म में खाएं, पाउडर करके फिर उसको आप पानी के साथ या दही के साथ, आपको जैसे आपको पसंद है वैसे खा सकते हैं। In the mouth, the tongue helps to mix the food with saliva. In the stomach, food is mixed and altered further by concentration and relaxation of stomach muscle. That we know does not mix with water, but contraction and relaxation of the stomach muscle breaks up the fat into small particles. Okay. तो उसको फैट जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, एसिमिलेट नहीं हो सकता। आप ग्लास में आपने देखा होगा पानी में कभी तेल मिक्स नहीं होता है, राइट। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, काफी सारे जूसेस चाहिए जो उसको ब्रेक डाउन कर सके। So fat we know does not mix with water, but contraction and relaxation of stomach muscle breaks up the fat into smaller particles and disperse in the watery medium or liquid in the stomach. तो stomach में जो liquid बन चुका होता है खाने का, उसमें वो उस फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में सेपरेट कर पाता है, एंड उसके बाद जब उसमें बाइल जूस मिलता है तो अच्छे से एसिमिलेशन हो जाता है। तो कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। So digestive system, digestion and food. Carbohydrate, fat, and protein that are in the food are much too large to be used to the body. Before the body can use them, it has to break them down into units which are small enough to be absorbed into the bloodstream. कैपिलरीज कभी आपने पिक्चर में देखा होगा, कैपिलरीज में एक लेयर होती है ना, किसी भी लाइक अगर हम कहें पैसेज में किसी पाइप में कोटिंग तो होगी है ना, बिना उसके तो लीकेज हो जाएगा। तो उसमें कैपिलरीज में काफी थिन लेयरिंग होती है, फिर भी जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो स्पेशली इसलिए बनी है कि वो एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन फिर भी एक लेयर होने के बावजूद हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल इतने छोटे अवेलेबल होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। वन ऑफ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड इज स्टार्च। सबसे ज्यादा मेनली स्टार्च होता है राइस में, रोटी में। तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट कॉल्ड ग्लूकोज। All carbohydrate must be broken down into small soluble unit for utilization by the body. सारे कार्बोहाइड्रेट को क्या होना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ताकि उसका यूज हम कर पाए बॉडी। Digestion and carbohydrates start when you begin chewing food. When we chew some bread or rice, we find it taste sweeter as we keep chewing. This is because saliva contains a starch splitting enzyme called phyllene mixes with the starch in the food.
In the stomach, little breakdown of carbohydrate occurs in the intestine. However, the carbohydrate is completely hydrolyzed to glucose. Hydrolysis means breakdown. जिसमें भी lysis मिला हुआ है, that means वहाँ पे breakdown हुआ है. For the large substance into smaller ones with the addition of water. Just like starch in the rice must be hydrolyzed, so also the protein in the pulses. Protein digestion begins in the stomach due to the action of the enzyme pepsin. प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? पेप्सिन चाहिए. However, pepsin by itself does not complete the digestion in the small intestine. Protein digestion is completed by other enzymes, that is proteases, which are secreted by the pancreas. तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पास हो रहा होता है तो पेनक्रियास कनेक्टेड होता है डिओडेनम से, वहां पे इंसुलिन सिक्रीट होता है एंड प्रोटीएज एंजाइम सिक्रीट होता है. Fat digestion occurs mainly in the small intestine. Bile from the gallbladder breaks the fat into small particles. मैंने पहले भी बताया आपको कि फैट जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में हो जाता है चर्निंग की वजह से. चर्निंग मतलब लाइक दिस प्रोसेस. स्टमक जो है वो ऐसे ऐसे चर्न हो रहा होता है, सिकुड़ता है, फैलता है बैलून की तरह. तो जब वो चर्निंग हो रहा होता है तो अच्छे से सब फैट के मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाते हैं, खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड छोटे मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाते हैं. उसके बाद जब गॉल ब्लैडर से डिओडेनम में जब खाना जा रहा होता है तो गॉल ब्लैडर वहां पे कनेक्टेड होता है एंड वहां से बाइल ऐड होता है खाने में एंड उसमें जो भी फैट है वो हाइड्रोलाइज होता है. Thus, the enzyme have more access to the fat to hydrolyze them. Fat are also hydrolyzed during digestion. Just like carbohydrate and protein, digestion of fat takes place gradually. In stages, digestion of any one carbohydrate, protein or fat is like starting with large chain or beads. Okay, and splitting it into pieces by removing one bead to a bead at a time. Not everything we eat need to be digested. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, विटामिन्स एंड मिनरल्स को ब्रेक डाउन होने की जरूरत नहीं होती. एंड सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज पाउडर खाते हैं ना, कभी स्पोर्ट्स में देते हैं, तो उसको भी जैसे हम खाते हैं वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको अलग से डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है. However, many times the minerals and vitamins are bound to the fat, protein and carbohydrate in your food. तो बहुत सारे विटामिन हैं जो फैट के साथ बाइंड होते हैं, लाइक विटामिन डी, विटामिन ए. तो ये फैट के साथ इनको एब्जॉर्ब होके रहते हैं. Thus, for these vitamin and minerals to be available for absorption, first they need to be separated from the complexes in which these are found in the food. कई बार क्या होता है, बहुत सारे विटामिन हैं जो दूसरे प्रोटीन के साथ फिक्स होके रहते हैं. जैसे मान लीजिए हमने मिल्क लिया तो विटामिन ए फैट के साथ मिक्स होके रहता है, ठीक है, तो वहां से उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा पहले. या बहुत सारे प्रोटीन हैं लाइक बी, विटामिन बी, वो प्रोटीन के साथ बाइंड रहते हैं, ठीक है, तो उसको वहां से हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो फैट soluble vitamin need to be dissolved in the fat in order to be absorbed. Before absorption, the other nutrients are dissolved in water. Therefore, water is essential for absorption of most nutrients. Enzymes speed up
hydrolysis, just like a mixer essence the grinding of food into smaller unit for hydrolysis to occur. Water is necessary. So, water is very essential for digestion. Any food that has not been digested and absorbed from the small intestine goes into the large intestine. जो भी absorb नहीं हुआ ultimately वो कहाँ चला जाएगा? Large intestine में. Fiber is one substance in our diet that remain undigested. Fiber को human body या human digestive system digest नहीं कर सकता. Fiber is present in fruits, vegetables, in the outer skin of the cereal, grains, pulses. Fiber has the property of absorbing water and swelling. It is not digested. It only increase the bulk, like quantity को बढ़ाता है, चीजों को bind भी कर सकता है. तो ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल का वो बल्क बना पाता है. ठीक है, हमने अनडाइजेस्टेड फूड कुछ खाया तो उसमें फाइबर होगा तो उसका वॉल्यूम को बढ़ाएगा एंड बल्क बनाएगा. In addition, it soaks up water like sponge. As a result, if we eat sufficient fiber every day, we can ensure that muscle of our intestine are stimulated and defecation occurs regularly. And constipation can be prevented. अभी क्योंकि फाइबर होगा खाने में एंड एक्सक्रीशन के टाइम लार्ज इंटेस्टाइन में अगर फाइबर होगा तो क्या होगा, वो वाटर को इजीली होल्ड करके रखेगा जब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है. तो जब वो होल्ड करके वाटर रखेगा तो क्या होगा, डिफीट करने में इजी होगा, वो ड्राई नहीं होगा जो स्टूल होगा, है ना. तो उस केस में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. In the large intestine, no new enzyme are produced and therefore no further digestion take place. The main task of the large intestine is to remove excess water from the indigested material. Remember that breakdown stages is digestion involve hydrolysis and therefore need water. Hydro that means water, lysis means breakdown. तो यहाँ पे water भी ऐड हो रहा है उसके breakdown करने के लिए एंड जो भी प्रोसेस है उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ पे वाटर की जरूरत होगी ही बिकॉज दिस प्रोसेस नीड्स हाइड्रो दैट मीन्स वाटर. A lot of water passes into the large intestine after the water is removed. The undigested material is removed from the body to excreted through the anus. The last part of alimentary canal is anus, जहाँ से waste excrete होता है. So this is all about digestive system, digestion of food. So digestive system को, digestion को हमेशा अच्छे प्रोसेस में रहने के लिए क्या चाहिए, फाइबर चाहिए. ठीक है, एंड एक वॉल्यूम भी चाहिए, स्टूल फॉर्मेशन होना चाहिए. तो उसको वो जो वॉल्यूम है वो कौन बनाएगा, फाइबर बनाएगा. और राइस, रोटी, इनमें भी फाइबर एडेड होता है. मैम राइस रोटी कार्ब्स नहीं है क्या मैम? यस, कार्बोहाइड्रेट्स है एंड फाइबर इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, बट वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं. ओके, राइस, रोटी, इन सब में प्रोटीन्स भी है, विटामिन्स भी है, लेकिन जो मेजर सप्लाई जो देता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट. इसीलिए हम उसको सब्स्टिट्यूट मानते हैं. लाइक
जो सोर्स मानते हैं वो कार्ब्स का खाली मानते हैं, बिकॉज विटामिन एंड मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं। लाइक दाल जो है, दाल भी कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है, प्रोटीन तो देता ही है, साथ में कार्ब्स भी देता है। तो सबसे ज्यादा वो प्रोटीन देता है, लेकिन कार्ब्स भी काफी ज्यादा देता है। तो अगर हम दाल भी खा रहे हैं तो फिर हमें कार्ब्स अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा। एंड विटामिन एंड मिनरल्स आपका सारे फूड में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अवेलेबल होता है वो वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में होता है। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट कलर के वेजिटेबल होंगे, फ्रूट्स होंगे, तो उन अलग अलग न्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल्स होने के चांसेस होता है। लाइक इनको हम फ्लेवोनॉइड बोलते हैं। जब हम कभी फास्ट करते हैं तो हम जनरली फ्रूट्स खाते हैं, तो वहां पे हमें बल्क भी बन रहा है, जो भी खा रहे हैं तो वो बल्क मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है फ्रूट से, एंड न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। लाइक प्रोटीन लैकिंग होता है फास्ट के टाइम में, लेकिन जितना बॉडी में स्टोर है वो हम उससे काम हो जाता है। लेकिन अगर इंटेस्टाइन लाइक अनहेल्दी है तो फिर उस केस में इस तरह से फास्ट करना हेल्दियर होता है। अगर कोई काफी टाइम से कॉन्स्टिपेटेड है तो उस केस में ऐसा खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल है और इजीली पास हो जाए। तो फ्रूट्स बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है और इजीली वो पास हो जाता है। तो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है अगर 3-4 डेज, तो बनाना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बनाना एक सॉल्युबल फाइबर कैरी करता है, तो फिर बहुत इजीली डिफीट हो जाता है। बनाना आप कॉन्स्टिपेशन में भी दे सकते हैं, लूज मोशन में भी दे सकते हैं। ओके, लूज मोशन में क्या होता है, बाइंड नहीं होता है स्टूल, वाटर के साथ बस निकलता है। तो एक फॉर्मेशन बनाना है उसका, एक काइंड ऑफ बोल की तरह फॉर्मेशन करना है, तो वो हेल्प करता है बनाना करने में। या सॉल्युबल फाइबर दे सकते हैं आप, जैसे कुक्ड एप्पल, वो दे सकते हैं। Ma'am, what is the stylin enzyme? Tyline, not stylene. Okay. Stylin, ma'am. Stylin. Yes, हाँ, दैट इज एंजाइम जो हमारे ब्रेक डाउन, बहुत सारे एंजाइम बनते हैं बॉडी में, और अराउंड हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम हैं जो बॉडी में खुद बनते हैं प्रोटीन के यूज से, एंड प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करने में, एंड अदर लाइक कार्ब्स को ब्रेक डाउन करने में काम में आते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स आगे आप पढ़ेंगे दूसरे पेपर में, इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं है। दूसरे पेपर्स में आप एंजाइम एंड कौन सा ऑर्गन उसको सिक्रीट करता है, ये सब आप पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट अगर मैं कहूँ, यहाँ पे फर्स्ट जब आप खाते हैं तो यहाँ पे सलाइवा होता है, तो Hello. सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो सलाइवा सिक्रीट करता है। आफ्टर दैट यहाँ पे थायराइड होता है जो T3 T4 सिक्रीट करता है। दीज आर हार्मोन्स एक्चुअली, T3 T4। तो ये भी सारी चीजें रेगुलेट करने का, एनर्जी सप्लाई करने में, लाइक पल्पिटेशन, हार्ट का जो पल्पिटेशन है उसको कंट्रोल करने में ये सब हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोटीन लैकिंग होने से इनमें असर होता है, आयोडीन डिफिशियंसी या आयोडीन एक्सेस होने से इसमें असर होता है। थायराइड की बात करें तो आजकल लोग बहुत ज्यादा हिमालयन सॉल्ट में स्विच कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें फोर्टिफिकेशन नहीं होता है आयरन का। ठीक है, आप हिमालयन सॉल्ट खाइए, बट उसमें फोर्टिफिकेशन होना चाहिए आयोडीन का। ओके, फॉरेन कंट्री में ब्रेड्स में भी वो लोग फोर्टिफाई करते हैं, मीट में भी। लाइक जो आटा होता है, जो ब्रेड्स होते हैं, मेनली वो लोग आटा बहुत कम यूज करते हैं, ब्रेड्स यूज करते हैं। तो वहां पे भी वो लोग आयोडीन फोर्टिफाई करते हैं। इंडिया में व्हाइट सॉल्ट जो हम खाते हैं उसमें एडेड रहता है, लेकिन आप कुछ पिंक सॉल्ट भी आप देखेंगे, जैसे टाटा ब्रांड का, तो पिंक सॉल्ट अगर आप खाना चाहते हैं, पिंक सॉल्ट में भी आयोडीन
फोर्टिफाइड रहता है। फोर्टिफाइड दैट मीन्स एडेड है, वो ऊपर से उसमें डाला गया है। फूड में भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। लाइक जो जमीन के नीचे की चीजें हैं उसमें मोस्टली आयोडीन रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। तो आपको अलग से एक्स्ट्रा खाने की जरूरत होती है। तो जब जब हाइपो रहता है, हाइपोथायराइड, जब कम सिक्रीशन हो रहा है आपका T3 T4 का, ठीक है। हाइपोथायराइड में क्या होता है, T3 T4 कम होता है, जिसकी वजह से TSH बढ़ जाता है। वो बोलता है और सिक्रीट करो, तो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और TSH बढ़ जाता है, और आपका ग्लैंड स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें कभी भी अनआयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाना है। आपको आयोडीन ज्यादा मात्रा में खाना है। आपकी रिक्वायरमेंट मतलब डिफिशियंसी हो रही है आपको आयोडीन की। और मैम तो दूसरा फिर, सॉरी मैम। दूसरा अगर केस है, हाइपरथायराइड होता है, वो काफी कम देखा गया है इंडिया में। तो उस केस में इंसान ज्यादा पतला होने लगता है और पल्पिटेशन होती है उसमें, एंड उस केस में T3 T4 बढ़ा हुआ रहता है। ओके, तो उस केस में हमें आयोडीन रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। मैम देन यस, विच इज प्रेफरेबल, व्हाइट सॉल्ट या पिंक सॉल्ट? पिंक सॉल्ट यू कैन हैव, बट इट शुड बी एडेड विथ आयोडीन। ओके, व्हाइट ओके मैम। सॉल्ट भी आप ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज फिल्ट्रेशन किया गया है ज्यादा। तो आप दोनों स्विच करके ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपके सॉल्ट में आयोडीन हो। ओके, मैम लाइक पर्सनल इफ आई से, तो हम लोग कुकिंग में व्हाइट सॉल्ट वी यूज, एंड फॉर सैलड सीजनिंग छाछ मतलब जो रॉ होता है वी यूज पिंक सॉल्ट, सो इज इट ओके या? फाइन। या पिंक सॉल्ट में आप चेक करिए कि उसमें आयोडीन एडेड है कि नहीं, बिकॉज कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो नहीं एडेड होता है। तो टाटा एक सिंपल ब्रांड है, काफी कॉमन है, सब जगह अवेलेबल है। दे ऐड आयोडीन, और दे मेंशन इन देयर पैकेट, फ्रंट में मेंशन रहता है कि आयोडीन एडेड है, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो बोलते हैं, तो वो आयोडाइज्ड है। ओके, ओके मैम। जो सेना नमक जो बोलते हैं, रॉक सॉल्ट जो खुला मिलता है, तो उसमें आयोडीन एडेड नहीं होता है। तो आई डोंट रिकमेंड कि उसको खाना चाहिए। कभी कभी खाया ठीक है, लेकिन एवरीडे बेसिस पे आपका दूसरा नमक ही जाना चाहिए। फास्ट है उस केस में इट्स ओके, लेकिन वीक में 5 डेज आपका सॉल्ट, नॉर्मल वाला आयोडाइज सॉल्ट जाना चाहिए। ओके, एंड स्पेशली प्रेगनेंसी में कभी भी सेना नमक मत खाइए। हमेशा पेशेंट को आयोडाइज सॉल्ट ही खाना है। ओके, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं बच्चे को, क्योंकि आजकल काफी चीजें हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं मार्केटिंग की वजह से। बिकॉज आप देखेंगे हिमालयन सॉल्ट काफी एक्सपेंसिव होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट से, तो वो जरूर उसको मार्केट करेंगे और फिर बोलेंगे यही अच्छा है। तो आपको चेक करना है, अगर आपका हिमालयन सॉल्ट में मेंशन, अगर मेंशन नहीं है आयोडीन उसमें, तो उसमें आयोडीन नहीं है। ओके, सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है नेचुरली, उसमें अलग से डाला जाता है। तो अगर मेंशन नहीं है, यू शुड अवॉइड दैट। एंड जो हिमालयन साल्ट मेनली आपका पाकिस्तान से, नेपाल से आता है। एंड क्योंकि जो जिस रेट में आता है उस रेट में भी उसको कॉस्ट रखना इज डिफिकल्ट। तो ऐसा भी हो सकता है उसमें अडल्ट्रेशन हो, कलर एडेड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सेफ है आपका जो टाटा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट है, या फिर कोई भी ब्रांड का जिसमें आयोडीन एडेड है। नो नीड टू टेक हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन से बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं आता जितना इंडिया में कंजम्पशन हो रहा है। ओके, तो सेफ जो आपको सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, वो ज्यादा फैंसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। बिकॉज जो ज्यादा एक्सपेंसिव और फैंसी चीजें हैं उसी में ज्यादा एडल्ट्रेशन होता है। बिकॉज क्या कॉस्ट उसका ज्यादा होता है, तो वहां पे वो लोग एडल्ट्रेशन ज्यादा करते हैं।
most nutrient are absorbed directly into blood. So we have completed. Okay, we have to start absorption of nutrient. So it is time to end the class. I can share some more cases. रिसेंटली एक केस था मेरा इपिलेप्टिक बच्चे का। तो इपिलेप्टिक या कुछ भी न्यूरो से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें हम स्पेशली शुगर को बिल्कुल बंद करते हैं, क्योंकि जो शुगर होता है इमीडिएट ट्रिगर्स देता है, स्पाइक्स देता है। तो शुगर उस केस में बंद करते हैं। और आजकल जो ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं हार्ट अटैक्स एंड ऑल को लेके, तो अभी फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड शुगर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अभी चीनी देने का मना है, नहीं देना है। ओके मैम, चीनी नहीं देना मतलब इवन बिस्किट्स एंड ऑल वो भी नहीं खा सकते? नहीं नहीं, बिस्किट्स तो मैं किसी को नहीं बोलती खाने के लिए। आप शौक से कभी खाइए, लेकिन ऐसे मंचिंग के लिए एवरीडे बिस्किट्स तो नहीं खाने चाहिए। आप दूसरी चीजों की आदत लगा दीजिए बच्चे को, लाइक नट्स होते हैं वो खा सकते हैं, चने होते हैं भुने हुए चने वो खा सकते हैं, लेकिन बिस्किट्स तो अवॉइड करना चाहिए। बिस्किट्स आपका गट हेल्थ को खराब करता है, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, लूज मोशन करा सकता है, एंड पेट में दर्द बच्चों का करा सकता है, एंड शुगर इनटेक भी होगा उससे। तो एंड पाम ऑयल एडेड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बिस्किट्स तो आदत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बिस्किट से बच्चा एडिक्ट होता है। आप 4 दिन बिस्किट देंगे, फिर 5वें दिन उसको बिस्किट चाहिए। तो अवॉइड करना चाहिए बिस्किट्स खाना। मैम, शुगर की जगह पर गुड़ लेना सही होगा ना? हाँ बिल्कुल, गुड़ ले सकते हैं। अगर वेट लॉस नहीं करना तो गुड़ आराम से लीजिए। मैम, इन केस ऑफ वेट लॉस में गुड़ भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कैलोरी बहुत इजीली आ जाता है गुड़ से। तो उस केस में गुड़ भी बंद करना है, शुगर भी बंद करना है। मैम, तो फिर एज अ स्वीटनर क्या यूज करना है? अगर स्वीटनेस की क्रेविंग हो रही है तो आप नट्स खा सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल लाइक स्टीविया इज अ सोर्स, प्लांट है एक स्टीविया, तो उसका Yes, ma'am. सप्लीमेंट आता है, तो वो आप ले सकते हैं। टैबलेट होता है, पाउडर होता है, लेकिन बेटर टू अवॉइड दिस। कभी क्रेविंग है तो आप कुछ नट्स खा सकते हैं। एंड स्वीट एवरीडे बेसिस के लिए नहीं है, आप कभी कभी खाइए, कभी कभी इंजॉय करिए। एवरीडे बेसिस पे चीनी नहीं खाना चाहिए। मैम, चीनी शुगर फ्री के नाम पर जो मार्केट में जो आ रही है, जो बिस्कुट वगैरह ये सब, मैम आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि मोस्टली जो शुगर फ्री जो एडेड रहता है, मान लीजिए उसमें चीनी नहीं है, शुगर फ्री उन्होंने डाला, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, एंड इतना एक्सपेंसिव शुगर फ्री डाल के आप कभी शुगर फ्री का डब्बा देखना मार्केट में, वो कितना एक्सपेंसिव होता है। ओके, तो उस कॉस्ट में वो बिस्किट उतना सस्ता नहीं बना सकते, पहली बात। सेकंड, अगर उन्होंने बनाया भी है तो वो लो क्लास यूज करते हैं, जो कि स्टीविया नहीं होता है, प्लांट सोर्स नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल होता है, जो कि एस्पार्टेम या फिर सैकरीन होता है, जो लॉन्ग टाइम तक खाने से आपका ब्रेन में बुरा असर करता है। तो अवॉइड करना चाहिए शुगर फ्री, नाचुरा, ये सब चीजें लेना। तो स्टीविया सबसे सेफेस्ट है, जो कि प्लांट से बनता है, तो वो आप चीनी की जगह ले सकते हैं। बेटर है आप रोज केस में मत खाइए,